बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब तक के प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, इन दिनों एक बहुत चर्चा है और वो है चर्चा इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का नाम आते ही लोगों के जहनों में खौफ की फ़िज़ा कायम हो जाती है और लोग कहते हैं कि ये FBI वाले आएंगे और इनकम टैक्स के हवाले से बहुत सारी पेशरफ्त होगी और फिर हम इंशाअल्लाह ताला कैसे इनको फेस करेंगे। ये 22 लाख के करीब या इससे भी कुछ ज़्यादा अब NTN की तरफ बढ़ने लगे हैं और कितने लोग इसमें टैक्स दे रहे हैं और कितने लोग इसमें टैक्स नहीं दे रहे, और जो टैक्स दे रहे हैं वो क्यों परेशान हो रहे, और जो टैक्स नहीं दे रहे बड़े आज़ाना तरीके से अपने आप को सेफ किए हुए। NTN के हवाले से अगर मैं ये कहूँगा कि अब ये सिस्टम आने लगा है कि जिसके पास NTN होगा वही फ़ायदे में होगा और जिसके पास NTN नहीं होगा वो नुकसान में होगा। क्या आया ये सारी चीज़ें हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? इन दिनों ताजिर बड़ी परेशानी का शिकार है और जो FBR ने पॉलिसियाँ बनाई है उस हवाले से भी बड़ी परेशानियाँ आ रही है। क्या ताजिर उनको फेस कर सकेंगे या सही तरीके से उनके इनका अजाला होगा या नहीं होगा? कुछ स्ट्राइकों की भी कॉल आ रही है कि ताजिर बरादरी स्ट्राइक की तरफ भी जाने वाली है और FBR के हवाले से क्या शराइत आ रहे हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ OMC हाउस के CEO काशिफ नवाज साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सब कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, आपसे सवाल करो कि ताजिर बरादरी तो हमारी परेशानी है और इस वक्त अगर आप मुल्की हालात देखेंगे तो जंगी हालात है, ग़ज़ा के हवाले से भी लोग उसी के अंदर परेशान है और इन दिनों जो है जंगी हालात भी है और फिर टैक्स की जो पॉलिसी आ रही है। अगर मैं माजी के टैक्स की तरफ जाता हूँ तो माजी के अंदर क्या टैक्स की सिचुएशन थी और अब जो मुस्तकबिल के अंदर ये जो इन दिनों जो ये वाला साल आ रहा है उसमें क्या टैक्स पॉलिसी आने वाली है? पहले माजी के हवाले से अगर हम गुफ्तगू कर ले आपसे। ठीक है सर देखें, टैक्स के हवाले से अगर मैं एक लफ्ज़ में बात करूं तो वो है नॉलेज गैप, कि क्या ताजिरों को बताया जाता है और असल में क्या है। क्योंकि हुआ ये कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, FBR को पॉलिसीज़ की डायरेक्शन दी जाती है, बट देयर इज़ नो मैकेनिज्म जिसके थ्रू प्रॉपर्ली लोगों को पहले एजुकेट किया जाए। यानी अगर आप ये देखेंगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही इसको कहीं ना कहीं होना चाहिए था कि मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट को एजुकेशन बेसिक मिलना चाहिए था कि प्रॉपर क्या है। अब क्योंकि एक नॉलेज का गैप है तो उसमें क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो इस प्रोफेशन में आके कनेक्टेड हो गए हैं, जो बिजनेसमैन को एडवाइजरी दे रहे होते हैं, वो उनको प्रॉपरली एडवाइजरी नहीं दे पाते हैं। वो अपना लैक ऑफ नॉलेज और अपना जो उनका इनकॉम्पिटेंस है, उनके स्किल की कमी है, उसके सफ़र करता है बिजनेसमैन। मैं आपको बताऊंगा, हाँ ठीक है, कुछ जगहों पे बिजनेसमैन का भी राइट है कि थोड़ा सा उसे मिसट्रीट किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी एरियाज ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट खुद आपको ऑफर कर रही है कि भाई यहाँ से आप टैक्स बेनिफिट लें, सिस्टम में आए और प्रॉपर्ली टैक्स बेनिफिट लें। लेकिन क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है आपके एडवाइजर की, वो आपको प्रॉपर एडवाइजरी नहीं दे पाता है, वो आपको मिसगाइड करता है। तो क्या ये नहीं है कि इसमें शॉर्ट टर्म्स की तरफ लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं कि यार इतना सारा क्यों सिस्टम बनाए, क्यों करें, इसमें से फिगर उठाए फिगर डाल दे, इस तरह की भी सिचुएशन चलती है ना? क्या? यू गॉट माय पॉइंट, आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पर आ गए कि क्योंकि वो प्रॉपर्ली प्रोफेशनल नहीं है, वो क्लाइंट को बस समझते हैं कि बस ये आ गया, मैं इसका फॉर्म फिल कर देता हूँ, ये फिल फाइलर हो जाएगा, ही इज हैप्पी नाउ कि मेरा स्टेटस फाइलर आ रहा है, नाउ आई एम ओके। फिर जब असेसमेंट होता है, ऑडिट आता है, तो तब प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली आपकी वाली बात है। नहीं तो इसके अंदर एक्चुअल ऐसा है कि अभी तो मैं पिछले दिनों भी देख रहा था कि कस्टम के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले काफ़ी ताजिरों को बुला के उनको ब्रीफ भी कर रहे थे कि भाई इस तरह। तो क्या इस सिचुएशन से क्या उनको थोड़े से बेनिफिट मिलने के चांसेस थे, क्या थे क्या? जी बिल्कुल, जैसे हम इस ड्यूरिंग दिस हमारे बातचीत के दौरान मैं आपको कई प्रोडक्ट्स ऐसे बताऊंगा जो ताजिर बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, हम उस डिस्कशन में बताएंगे। अच्छा, अब ये अच्छी चीज़ FBR ने भी शुरू किया अपने पार्ट पे, वो ताजिरों को बुलाते हैं, उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं बेसिक एजुकेशन का। तो ये जो गैप है ना, नॉलेज गैप, जिस दिन ये फेल हो गया तो ताजिर इस सिस्टम पे आने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा जो मुझे लगता है, मतलब वो गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर समझती है कि टैक्स रेट्स को कम होना चाहिए। हमारे पास टैक्स बहुत हाई हैं, रेट्स को कम होना चाहिए, ज़्यादा लोग सिस्टम के अंदर आए, मतलब ज़्यादा लोगों को आप सिस्टम में लेकर आए कम टैक्स रेट के साथ। अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो सिस्टम में आ गए हैं, टैक्स बर्डन सारा वहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो वो परेशान भी होता है कि यार ये तो हम सिस्टम में आए और हम फंस गए। तो ये एक प्रॉब्लम आता है जो सिस्टम में हमने अक्सर 80-90% ये सुना हुआ है कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, शैम्पू खरीदते हैं जस्ट और जो भी चीज़ खरीदते हैं उसमें तो प्लस टैक्स लिखा हुआ होता है, सेल टैक्स प्लस लिखा होता है। तो वो तो कह रहे हैं हम तो टैक्स भी दे रहे हैं, हम तो क्या कहते हैं बिजली के बिल में भी टैक्स दे रहे हैं, उसके अंदर भी टैक्स दे रहे हैं, गैस के बिल में भी टैक्स दे रहे हैं, सब चीज़ों में टैक्स दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों टैक्स दें? आपका बहुत वैलिड पॉइंट है और बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि आप कुछ भी बाय कर रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, बट यहाँ मेरा भी एक आर्गुमेंट है, ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा हूँ, आप तो वो टैक्स दे रहे हैं एज अ कंज्यूमर
क्या वो बिजनेस जो ये टैक्स कलेक्ट कर रहा है प्रॉपर्ली गवर्नमेंट तक पहुंचा रहा है? तो मतलब फिर एक गैप है कि कंज्यूमर तो टैक्स पे कर रहा है, क्या वो टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है प्रॉपर? गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा, डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ही ना, के इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट है, उसके गैस के डिपार्टमेंट, क्या वो नहीं पहुंचा रहे, क्या वो नहीं दे रहे होंगे? वो तो सारी चीजें वो कर रहे हैं। इसी में जो स्ट्रक्चराइज डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे के इलेक्ट्रिक है प्राइवेटाइज लेकिन कंट्रोल करती है, बड़ी जो कंपनीज हैं जो प्रॉपर मॉनिटर होती हैं, उनका टैक्स तो सिस्टम तक पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स का ऐसा जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर आप हमारे इलाकों में जाएंगे तो वहाँ इंडस्ट्रीज बनी हुई है छोटी छोटी, इसी तरीके से बहुत सारे रिटेलर आपका सिस्टम से बाहर बैठा हुआ है, वो वाला टैक्स मिस हो रहा है, ये वाला टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कंज्यूमर पूरा ही टैक्स पे कर रहा है। तो कैसे कैसे इसको डील किया जाए? आपके जहन के अंदर क्या ख्याल है? लेकिन मैं पहले सवाल ये कर लूँ, जिस तरह कस्टम के अंदर आप बात कर और इनकम टैक्स के अंदर बात करें, बार बार कस्टम का लफ्ज़ मुंह से निकल रहा है, क्योंकि वो जो दो ही चीज़ें ऐसी है, एक कस्टम और एक इनकम टैक्स। आदमी डरता है जब बाहर जा रहा होता है तो कस्टम डिपार्टमेंट से डरता हुआ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो। बहरहाल ये वाले जो खौफ की फ़िज़ा है, जैसे इनकम टैक्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर ये है कि सारे लोग कहते हैं कि हम जो है टैक्स दे रहे, और जिस तरीके से वो टैक्स दे रहे हैं उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि वाकई है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर बिजली का बिल उठाते हैं तो हम उसके अंदर पता नहीं कितने टैक्स, जो जहन के अंदर खाका नहीं है वो भी टैक्स पता नहीं एडवांस्ड है, फलां टैक्स, उसी के अंदर आदमी एक डिस्टर्ब है ना। अगर एक सही तरीके से मॉनिटर किया जाए तो हर बंदा कहता है कि मुझे एक फ़िक्स, आप कितने फ़ीसद इसके ऊपर एग्री करेंगे कि कोई फ़िक्स टैक्स आ जाए, या कोई ऐसा छोटे दुकानदार बड़े दुकानदार उसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर का डाल दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? इस पर सर मैं दो बातें करूंगा। देखें, आपके जो सुनने वाले हैं अगर वो बिजनेस रिलेटेड लोग हैं तो वो आज अपने बिल्स देखें दोबारा जाके के इलेक्ट्रिक का, ठीक हो गया, और सुई गैस का भी अगर वो यूज करते हैं, कमर्शियल मीटर, इंडस्ट्रियल मीटर, उस पर लगता है फर्दर एंड एक्स्ट्रा टैक्स। आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, दे आर पेइंग इट। 4 साल 5 साल से पे करते जा रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज है। तो उस नॉलेज को अपना क्लियर करें, तो वो फालतू में पे कर रहे थे, ठीक हो गया, ये एक अलग बात हो गई। और दूसरा पॉइंट आपका ये कि फिक्स टैक्स, ये आपकी बहुत अच्छी सजेशन है। आपको याद होगा 2 साल पहले गवर्नमेंट ने लगाया भी था, तब मैंने भी जो बिजनेस जो यूनियंस थी उन्हें मैंने बताया था कि ये मिनिमल था 3000 रुपीज पर मंथ अगर आप फाइलर हैं, अप टू 10,000 रुपीज पर मंथ। अब इसमें अगर आपका पूरा टैक्स, मतलब एक दुकानदार साल का 36,000 रुपए टैक्स दे रहा है और वो फाइनल टैक्स रिजीम में था, उसको कोई टैक्स देना भी नहीं था। तो ये तो सोल्यूशन दिया था ना गवर्नमेंट ने, लेकिन वो फिर प्रेशराइज किया गया गवर्नमेंट को और वो खत्म करवा लिया गया। नहीं, अब ताजिर क्या चाह रहे हैं? ताजिर आपकी तो माशाल्लाह हर हवाले से मीटिंगें होती होगी, ताजिर क्या चाह रहे हैं? ताजिर किस तरीके का सिस्टम चाह रहे हैं और आप लोग किस तरीके का सिस्टम लाइनअप करवाना चाह रहे हैं? देखें, ताजिर जो है इस बात पे एग्रीड होते हैं कि सिस्टम, जो मुझे जो 2-3 बातें समझ है, एक तो सिस्टम को अपना टैक्स थोड़ा कम करना चाहिए रेट, क्योंकि अब जो है वो 45% तक टैक्स चला गया आपका हायर स्लैब, और 45% बहुत ज्यादा है इस करंट सिनेरियो में। ये 45% एक ऐसा कंफ्यूज करने वाला जुमला है। 45% किसके ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर? उसको थोड़ा डिटेल के साथ देखें, मुझे बताया था कि मेरे वो नाज़रीन सुन सके और समझ सके। जो लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस कर रहे हैं, और उनका जो हायर स्लैब है, मतलब यहाँ पे स्लैब्स होते हैं, हायर द प्रॉफिट हायर द स्लैब, अगर आप 5.6 मिलियन से एनुअल प्रॉफिट क्रॉस करते हैं तो फिर आपको 45% का हिट है सीधा सीधा। तो एक तो ये, दूसरा ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजनेसमैन के लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाए, लाइक उसको कभी बिजनेस में लॉस हो रहा है, वो अपना जेन्युइन लॉस आपको शो करेगा, तो वहाँ कंपनसेशन होना चाहिए। कोई उसके साथ हादसा हो जाता है, आपको पता है चोरियां वगैरह भी बहुत होती हैं, स्नैचिंग है, तो उस पर कंपनसेशन भी होना चाहिए फाइलर के लिए। अगर आप उनसे इतना टैक्स ले रहे हैं, या तो फिर आप टैक्स स्लैब को नीचे लेकर आए, तो फिर लोग आना वेलकम करेंगे ना सिस्टम को। तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं सोचना और देखना चाहिए कि वो बेनिफिट्स दे, कंपनसेट करे। क्योंकि अगर आप मुझसे ऐसे पूछे तो ये तो सीधा सीधा बिजनेस 45% पार्टनर बनने वाली बात हो गई ना, कि हम जर्नल लैंग्वेज में बात करें। तो 45% तो प्रॉफिट भी नहीं होता। अब किसी भी चीज को अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा प्रॉफिट जाता भी नहीं है ना। जी जी, वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट हुआ उसका 45 देते हैं, मतलब वो तो एक तरह के बिजनेस पार्टनर हुए। अगर पार्टनर हो तो फिर जरा लॉस में भी पार्टनर बनो, जो मेरी सोच है कि आपको कवर देना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेसमैनों को कवर दें, और इस तरह के मुतालबात बिजनेस कम्युनिटी को रखने चाहिए गवर्नमेंट के सामने। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 45% अगर प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है जी, तो गवर्नमेंट 45,000 ले जाएगी सपोजली। अगर 3 पार्टनर हो तो उसको भी 45 नहीं पड़ रहा, ऐसे ही है। तो फिर वो कैसे वो करेगा? यही मैं समझा रहा हूँ कि हायर स्लैब पे जाके ऐसा तो नहीं काशिफ के दिखाया कुछ जाए, होता कुछ है। 45 बोलेंगे, इसके ऊपर आर्गूमेंट कर करके 10 पे आएंगे, 15 पे आएंगे लोग। इस तरह का भी हमारी पॉलिसी भी तो ये कि पहले मार के फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई करेंगे। अच्छा सर, ये स्लैब रेट्स तो पुराने हैं, अब इन्होंने 45 कर दिया, पहले 35 था ये स्लैब।
स्लैब्स तो ये पुराने हैं। लोग भी फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट्स कम दिखाते हैं, जो हो रहा है, मैं वो बात करूंगा जो हो रहा है इस वक्त, वो इसी वजह से है कि दे आर, उनका ग्रीवेंस है गवर्नमेंट से कि हमें कुछ कंपनसेशन नहीं है। अच्छा, ये जिस तरीके से आपने आगाज़ के अंदर गुफ्तगू की कि भाई हम जो है नॉन प्रोफेशनल लोग जो है वो उसको इसी तरीके से फिगर भर के वो कर लेते हैं, तो ये मुसलसल चला आ रहा है 8-10 साल से, तो लोग तो इजी होके काम कर रहे, बोले यार मैं कंपनी को दूंगा 35,000 40,000 रुपये की मांगेगा, वो 10,000 में करके देता, तो 10,000 वाला ना मैं डिस्टर्ब करता है ना कुछ करता, वो कर देता, आएगा फिर उसके बाद वही का वही सारा। आप भी वही काम कर रहे हो, ये भी यही काम कर रहे, तो फिर क्या फ़र्क, क्यों आपकी तरफ आए, कंपनी की तरफ क्यों आए? जी बिल्कुल, गुड पॉइंट है। देखें, पहले उस पर हट जाते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं, अभी उस पर आते हैं कि एडवर्स क्या हो सकता है। देखें, पहले जो था, आपको याद होगा मैनुअल टाइम होता था, 2014 से पहले मैनुअल रिटर्न्स फाइल होते थे, फिर ये सिस्टमैटिक हुए, अब ये डिजिटलाइज हो रहे हैं। डिजिटलाइजेशन एक नया कॉन्सेप्ट है। अब आप बेवकूफों वाली फाइलिंग, गलत फाइलिंग करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अब वो पकड़ना आसान हो गया। अब ये सिस्टम अपने आप को टाइटन अप कर रहा है। पहले बहुत से लूपहोल्स छोड़े हुए थे, पहले बहुत सी चीजों को नहीं, यानी कि कंपैरेटिव ऑडिट नहीं होता था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऑडिट सिंगल ईयर का होता है, ये भी बहुत बड़ा लेकनेस है इनका कि ऑडिट कंपैरेटिव होना चाहिए कि लास्ट ईयर से कंपेयर तो करें। कंपैरेटिव ऑडिट नहीं था। कितने साल की वो चीजों को जो है क्या कहते हैं उसके अंदर आ जाता है कि 3 साल है, 6 साल, 6 साल तक ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं इसके अंदर। तो अच्छा, बेनिफिट्स की क्या बात है? अब जैसे मैंने आपसे एक बात की, फर्स्ट करें आपकी इंडस्ट्री पे वो एक्स्ट्रा और फर्दर टैक्स नहीं लगता है, थोड़े पहले हम बात कर रहे थे। तो मेरे पास ऐसी इंडस्ट्रीज आई हैं जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक पर मंथ पे कर रहे थे, लैक ऑफ नॉलेज पे। अच्छा, तो प्रोफेशनल के साथ काम करने से फायदा ये होता है कि वो जो आपको चार्ज कर रहा है, तो जो लीगल बेनिफिट गवर्नमेंट ने इंटाइटल किए हैं एक टैक्स पेयर के लिए, वो आपको लेके देता है। काशिफ, अगर आपके साथ कोई ज्वाइंट कर लेता है तो क्या आप उसके 3, 4, 5, 6 साल के जो इस तरह के जो टैक्सेस है, क्या उसको भी आप कवर करवा सकते हैं इस हवाले से? देखिए, जो पीछे हो चुका है वो तो रिटर्न फाइल है, ठीक हो गया, हम उन्हें आगे के लिए प्रॉपर लेके चल सकते हैं। पिछला माजी गया वो जो कुछ सर, वो तो फाइल है ना। अच्छा, उसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, खत्म हो। अच्छा नाज़रीन, ये लेंगे ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ, मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम कब तक। काशिफ, आपसे गुफ्तगू हो रही थी, फिर ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ा, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो उसके अंदर आप ताजिरों की तरफ से भी बात सुन रहे हैं। ताजिर क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ आने वाली है जिसके अंदर ताजिर परेशान हो रहे हैं? अच्छा, अभी जो सबसे बड़ी परेशानी ताजिरों के लिए भी और कंसल्टेंट्स के लिए भी आई है, वो सबसे बड़ी परेशानी SRO 709 आया है, रिसेंटली है। इस SRO ने ये कह दिया है आकर, ये SRO है क्या? मतलब मेरे वो जो नाज़रीन देख रहे हैं वो आसान लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर होता है, गवर्नमेंट जो लॉ पास करती है हम उसको सिंपली SRO कह देते हैं, ठीक हो गया। गवर्नमेंट ने एक पास किया है लॉ 709, इसका उसका नंबर हो गया। तो उस लॉ में उसने ये कहा है कि जो भी बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है उसे डेडलाइन दी है कि वो अपने आप को डिजिटली इंटीग्रेट करे। जो एक कॉमन वर्ड पॉज आप सुनते होंगे, पॉइंट ऑफ सेल पॉज, पॉज से इंटीग्रेट, पहले सिर्फ रिटेलर्स के लिए था, अब इन्होंने इसको बढ़ा दिया, इसका स्कोप। रिटेलर से स्कोप बढ़कर इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, इधर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर, जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है ना, आसान कर लेते हैं, उसने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा। 2 डेडलाइंस हैं, अगर आप कॉर्पोरेट हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं तो दिस मंथ एंड, वरना नेक्स्ट मंथ के एंड तक आपको रजिस्टर्ड होना है। ठीक है, तो ये जो डिजिटलाइज किया जा रहा है, अब सबसे बड़ा मसला है, आपको पता है पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी ज्यादा अवेयर है नहीं बिजनेसमैन, खासकर जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होती है। अब ये तो स्पेसिफाइड है ना FBR पर्पस के लिए कि रियल टाइम में सेल आपकी रिपोर्ट होगी FBR को, रियल टाइम में, जो इसका मकसद है। कितने लोग इसको टैक्स दे रहे हैं, ताकि मेरा वो सवाल मेरे जहन से ना निकल जाए, कितने इस वक्त? अगर हम पाकिस्तान को ले लें और कराची को ले लें तो आपके पास मेरा ख्याल फिगर है तो मुझे फिगर फाइलर का 6 मिलियन क्रॉस कर गया है। अच्छा, माशाल्लाह। और जब मैं फील्ड में आया था तो सब 12 लाख लोग थे। अच्छा, अभी कराची के हवाले से है कोई फिगर आपके ध्यान में कि कितने? मेजॉरिटी कराची है। अच्छा, मतलब 60-70% के? एग्जैक्टली। ठीक है, अब आ जाओ उसी सवाल की तरफ जो आप जवाब दे रहे थे। डिजिटलाइजर करना है ना, तो अब ये टेक्नोलॉजी से लोग फैमिलियर नहीं है कि ये इंटीग्रेशन कैसे होगी। अच्छा, अब देखें बहुत से बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उन्होंने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया हुआ है और उनका 1 सालों से चल रहा है। अब एकदम वो नया सॉफ्टवेयर कैसे लेकर आए, टाइम 1 महीना, अगर कॉर्पोरेट है तो इसको कैसे करेंगे। तो इसके सोल्यूशन तो खैर हम लोग तो प्रोवाइड कर चुके हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो अब ये कंसल्टेंट को टेक्नोलॉजी चलानी है, क्योंकि वो कंसल्टेंट है, IT एक्सपर्ट नहीं है।
एक प्रॉब्लम। दूसरा, हमारा हर बंदा इतना लिटरेसी भी नहीं है उसकी, तो ये इस वक्त प्रैक्टिकल चैलेंज है। अनाउंस तो हो गया है कि डिजिटलाइज करना है, लेकिन कैसे, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। आपको पता है जब बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन हुए थे तो एक दो साल लगे थे उन्हें प्रॉपर होने में, तो ये डेडलाइन थोड़ी शॉर्ट है। नहीं तो इसके अंदर कौन कौन, इस कैटेगरी में कौन सैलून आ सकेंगे, ये दूसरे के सारे जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है उससे होना है। अच्छा, इसके अलावा एक और एसआरओ लास्ट ईयर पास हुआ था, उस पर अभी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, जिसमें सैलून्स हैं, जिसमें शादी हॉल हैं, जिसमें आपके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह की सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री को भी इन्होंने कहा है कि आप पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे, उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया दिया है कि अगर आप इस क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं तो आपको पॉज लगाना है। लेकिन इस वक्त जो करंट, अगर आप मुझे बताएं हॉट टॉपिक, तो वो ये है कि जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है उसको डिजिटल करना है अपने आप को। क्या आप समझते हैं कि अगर कोई ऐसा फिक्स टैक्स हो जाए, या देखो अब छोटे दुकानदार में कैबिन वाला है, हालांकि देखा जाता तो वो छोटा सा केबिन चला रहा पान का, लेकिन वो कमाता माशाल्लाह ठीक ठाक है। सैलून को अगर देख ले, छोटी सी सैलून है लेकिन ठीक ठाक कमाते, लेकिन उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं। जबकि एक बहुत बड़े कंपनी और बहुत बड़ा काम करने वाला, वो अगर देखा जाए तो लॉस प्रॉफिट के अंदर उस सैलून को भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो टैक्स दे रहा है और वो टैक्स नहीं दे रहा, तो उसको किस तरह इस दायरे में लाया जाए कि सारे के सारे लोग राज़ी हो जाए, ताजिर भी खुश हो जाए। कोई ऐसी जहन के अंदर खाका तैयार सर? इसमें एक प्रैक्टिकल हो सकता है जो इन्होंने अभी किया। अभी लास्ट ईयर एक सेक्शन था, सेक्शन 236G एंड 236H, ये दो सेक्शन थे, इसका इन्होंने स्कोप बढ़ा दिया था, इन्होंने तमाम इंडस्ट्री पे लगा दिया। होता है क्या कि जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सामान देता है 236G यूज करता है और 0.1 लगाएगा, वो फाइलर है, नॉन फाइलर है तो 2% लगाएगा। और इसी तरीके से जब वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा प्रोडक्ट, तो वो उसको 236H चार्ज करेगा, विच इज 0.5 फॉर द फाइलर एंड 2.5% फॉर नॉन फाइलर। ठीक हो गया। अब क्या है कि सर इसके ऊपर बाइंग तो सभी कर रहे हैं, इस वक्त जितने दुकानदार हैं बाय कर रहे हैं, बिल पे टैक्स दे रहे हैं, एंड कि उन्होंने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज ही कर लिया है। मेरे ख्याल से ये इनके लिए फाइनल टैक्स हो जाना चाहिए, चाहे आप उस 0.5 को अगर आपको कम लग रहा है तो 1 कर दें, लेकिन यहीं से टैक्स एट सोर्स ही ले लिया जाए उनसे, ज्यादा बेहतर है। इसको ये अभी एडजस्टेबल टैक्स रिजीम में, इसी को आप फाइनल टैक्स रिजीम में डाल दें और आपको इससे कुछ नहीं करना। कहना ये चाह रहा है कि जैसे ये कब बन रहा है और उसके अंदर 20 रुपए टैक्स है, तो सामने फैक्ट्री वाला 20 रुपए तो दे रहा है जी, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाता तो वो कहता है कि उसको भी टैक्स दो, फिर उसके बाद वो डीलर के पास चले जाता तो वो भी टैक्स दो, फिर वो सेकंड डीलर के पास, तो एक ही चीज़ के ऊपर ये टैक्स इतने इस तरीके से हो रहे। क्या ये आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक ही दफा टैक्स दे के? अच्छा सर, इस पे दो चीजें स्प्लिट कर लेते हैं, इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। पहले हम इनकम टैक्स समझ लेते हैं। इनकम टैक्स ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को दिया तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर को 0.1 लगाया, विच इज 236G अभी डिस्कस किया। वो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट में ऐड हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट में ऐड हो रहा है। मैन्युफैक्चरर तो उसको चार्ज कर रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट में ऐड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से बेनिफिट भी अभी भी उसी का है, अभी एडजस्टेबल है। मैं कहता हूं उसको फाइनल कर दो ताकि ये टैक्स उसके लिए फाइनल हो जाए। इसी तरीके से जब ये रिटेलर को सेल कर रहा है तो वो रिटेलर को वो टैक्स चार्ज कर रहा है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई नहीं कर रहा, प्रोडक्ट का प्राइस तो वहीं रुका हुआ है, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट प्राइस वही है। यानी अगर कोई 30 रुपीज का बिस्किट है तो कंज्यूमर के लिए आज भी 30 का है, पहले यह था कि इसको 25 का मिलता था रिटेलर, अब वो 25.5 का मिल रहा है, वहीं उससे टैक्स चार्ज किया जा रहा है। सिंपल उसको अभी एडजस्टेबल टैक्स उसको ही ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है ना। मिसाल के तौर पर जो ले रहा है, खरीद रहा है, जो रिटेलर है, वो जो एक आम से तो कहा कि उसी को तो ज्यादा देना पड़ रहा है। कंज्यूमर का तो प्राइस लॉक है ना, MRP अगर लॉक है तो 30 रुपीज ही रहेगा। जैसे लेस 30 रुपीज के पास प्लस टैक्स भी तो लिखा होता है। सर वो सेल्स टैक्स है, उस पर भी आते हैं, ये मैंने आपको क्लियर किया इनकम टैक्स। ठीक है। अब सेल्स टैक्स की तरफ आते हैं। सेल्स टैक्स के भी हमारे यहाँ 2 रिजीम्स हैं, मतलब रिजीम्स तो बहुत हैं, आसान समझाने के लिए अगर एक आम बंदा समझना चाहे। एक थर्ड शेड्यूल आइटम होता है जिसका टैक्स मैन्युफैक्चरर पे कर देता है डे 1 पे, यानी कि मैन्युफैक्चरर अगर ये आपके सामने रखा हुआ कप बना रहा है, इस कप का प्राइस 200 रुपीज है, तो इस 200 रुपीज पे वो 18% लगाएगा, विच इज 36 रुपीज मैन्युफैक्चरर पे कर देगा। बाकी सब अपनी कंप्लाइंस करते रहेंगे, सेल्स टैक्स अब कोई भी नहीं पे करेगा। और सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है, इसको शिफ्ट होना है एंड कंज्यूमर पे। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि सेल्स टैक्स कॉन्सेप्ट क्या है, जब मैन्युफैक्चरर चार्ज करता है डिस्ट्रीब्यूटर को तो डिस्ट्रीब्यूटर का वो इनपुट टैक्स बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर को चार्ज करता है तो आउटपुट बनता है, वो अपने आउटपुट को एडजस्ट करता है इनपुट से, क्योंकि ये टैक्स डिजाइन फॉर कंज्यूमर है, इसको बियर भी कंज्यूमर ने करना है, वो उसका एंड कंज्यूमर नहीं है, उसका सेलर है। अगर वो उसका खुद कंज्यूमर होगा तो फिर देन वो गवर्नमेंट को पे करेगा। सेल्स टैक्स डिजाइन फॉर एंड कंज्यूमर, इनकम टैक्स डिजाइन फॉर बिजनेस, बिजनेस ने इनकम टैक्स पे करना है। नहीं तो इससे क्या कहते हैं, आप ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट के अंदर ही जो टैक्स लगा दिया गया तो ये 3-4 जगहों पे नहीं जा रहा, ये नहीं पास ऑन होते होते कंज्यूमर तक जा रहा है। अगर आप सेल्स टैक्स तो कंज्यूमर को ही देना, कंज्यूमर को ही मैंने बताया ना कि कंज्यूमर के लिए डिजाइन है सेल्स टैक्स। तो फिर जो फैक्ट्री के अंदर जो बना उसने तो कोई टैक्स नहीं दिया। सर जो फैक्ट्री का जो भर रहा है ना वो ले रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे, क्योंकि वो अगर वो 100 रुपए की चीज 118 में दे रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे ले रहा है।
इसी तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूटर आगे पे कर रहा है 150 रुपए पे 30 रुपए ले रहा है, तो वो 30 रुपए ले रहा है रिटेलर से, उसकी जेब से पैसे ले रहा है अपने पास, तो रिटेलर फाइनली ये पैसे कंज्यूमर जेब से लेके अपने पास रख लेगा। ये शिफ्ट होना है। अच्छा, जो नई पॉलिसी आ रही है, चलो अब इसी की तरफ आते हैं कि एक आम से बंदे को कैसे समझ में आएगा, कैसे करेगा वो, किस तरीके से उसको डील करे, कैसे वो मेरे ख्याल से इस पे अभी थोड़े से सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स ये सब होना चाहिए ताकि लोग इसको समझ सके, क्योंकि इस पे हैवी पेनल्टीज हैं। अगर आप ब्रीच करते हैं तो पेनल्टी स्टार्ट होती है 5 लाख रुपए से, नेक्स्ट टाइम ब्रीच 10 और अप टू 3 मिलियन। अब ये पेनल्टी बहुत हाई है। एक छोटा, अब देखें इस पेनल्टी में भी एक डिस्क्रिमिनेशन, एक अजीब सी बात है। क्या सेमिनार डिजाइन कौन करेगा? सेमिनार करेगा कौन? जिसको चाहिए वही करेगा ना, गवर्नमेंट ही करेगी, ये सब करेंगे या कंपनियां करेगी, क्या करेंगे, कौन करेगा? मेरे ख्याल से थोड़ा गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और हमारी जैसी कंपनीज को भी चाहिए कि वो सेमिनार्स कंडक्ट करें। बिजनेसमैन सेमिनार के पैसे तो फिर आप लोग उन्हीं ग्रांडों पे डालोगे ना, सारा के सारा खर्चा हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, कंज्यूमर बियर करता है सेल्स टैक्स, तो कंज्यूमर ही बियर करेगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि जितने भी लोगों को बुलाओगे, जितना खर्चा होगा, जिस साल के तौर पर अगर एक कंपनी ने पूरा एक प्रोग्राम किया, सेमिनार किया, 2 लाख खर्च हुआ, तो फिर वो उसी अपने क्लाइंटों में डिवाइड करेगा ना। यार नहीं, देखें ये CSR भी होता है। जैसे हमारी कंपनी स्टेबल है, वी कैन अफोर्ड इट, तो हम तो कर सकते हैं। अब सेमिनार के अगेंस्ट क्या होता है, अगर आप बिजनेस की बात करते हैं मुझसे, तो जाहिर सी बात है जिन्हें हमारी बात समझ आएगी वो हमारे क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएंगे, वो तो कोई नहीं है इस तरह की बात। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि आम बंदे के हवाले से, तो ये क्या अभी बिल्कुल ही फिक्स करने के चक्कर में है या अगले साल से ये सारी पॉलिसी? सर ये स्टार्ट हो गया है, SRO 709 इम्प्लीमेंटेड है। और अगर आप देखेंगे हमारे जो कंसेक्यूटिव SROs आए हैं वो सारे इसी पे आने के पहले डी रजिस्ट्रेशन को टफ टाइम दिया जा रहा है कि अब इतने आराम से आप सेल्स टैक्स रिजीम से बाहर नहीं आ सकते। और जो कंसेक्यूटिव है, अब आपको जैसे आपको पता है, हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैश बेसिस है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसको आप बैंक के थ्रू करें। तो अभी आपको पता है स्टॉक का भी फॉर्म दे दिया गया H1। अच्छा, इसके अलावा भी जो मैं अगर आपसे बात करूं मिसाल के तौर पे कि एक आम कंपनी और एक जो इस प्रोफेशनल कंपनी के अंदर, उसकी तरफ क्यों आए आदमी? एक आम जिस तरह नॉन प्रोफेशनल से अगर वो ले रहा है, सब चीज़ें ले रहा है, फायदे तो उसके भी हो रहे हैं। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, सिस्टम आप अपने आप को टाइटन अप कर रहा है, लूप होल्स अपने बंद कर रहा है, और वो इतना एजुकेटेड नहीं है। अगर आप, लेकिन ये तो हम 4 साल से सुन रहे हैं, 5 साल से सुन रहे हैं कि अब ऐसा होने वाला है, ऐसे होने वाला है। अगर कंपनियां तो डराती है, तो बड़ी बड़ी कंपनी इसलिए डराती है कि हमारे पास क्लाइंट आ जाए, हमारे पास वो हो जाए। तो क्या अभी भी ऐसा ही सिचुएशन? मैं तो सर ये कहूँगा कि अगर आप 5 साल पिछले उठाए ना, तो कुछ ना कुछ सिस्टम में सख्ती हुई है। ऐसा नहीं कह सकते ये 5 साल पुराना ही सिस्टम चल रहा है। हाँ, सिस्टम को जिस पीक पे जाना चाहिए था, अगर उस अप टू मार्क नहीं गया है ना, तो कुछ माइलस्टोन उसने कवर करना शुरू किया है। आपकी कंपनी क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है? चलो मैं आपकी कंपनी की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि आज माशाल्लाह बैठे हैं जी, बड़े टैलेंटेड है और AMC एक अच्छा नाम है। तो आपकी कंपनी इनकम टैक्स के हवाले से या सेल टैक्स के हवाले से क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है कि आपकी तरफ मूव करे लोग? हम टैक्स की पूरी कोर सर्विस दे रहे हैं। टैक्स के अंदर देखें, सबसे जो अहम चीज़ है ना, जो हमारा स्केल है, वो है प्रॉपर एडवाइजरी एंड प्लानिंग। देखें, एक होता है टैक्स इवेजन, जिसको टैक्स फ्रॉड या चोरी कहते हैं, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। इसको दुनिया का कानून अलाउ करता है, पाकिस्तान का भी अलाउ करता है कि हाउ कैन यू अवॉइड योर टैक्स। अब जैसे आप मुझसे अगर बात करें, बिल्डर्स और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मेट दिया है जिसपे आपका टैक्स 0% हो जाएगा। एक पैटर्न दिया है कि अगर आप उस बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, टैक्स कितना हो जाएगा? 0%। कितने लोग हैं जो इसको अवेल कर रहे हैं? अब प्रोफेशनल बंदे ही आके आपको समझाएगा ना कैसे अवेल होगा। अब आप अगर एक लेमैन है, एक जनरल स्टोर वाले हैं, आप फर्दर टैक्स पे करते हैं बैंक पे। ये जनरल स्टोर वाले ना अपने बिल्स उठा के देंगे, वहां फर्दर टैक्स लिखा होगा और 4% लगा होगा। ये इनको लगना ही नहीं चाहिए। अगर ये प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, तो इनकी 4% की बचत है इंटायर बाइंग पे। यानी एक जनरल स्टोर अगर जो महीने की 20 लाख की बाइंग कर रहा है, तो 80,000 रुपए का प्रॉफिट एनहांस कर सकता है अपना। लेकिन गाइडलाइन नहीं है। तो हमारा क्या होता है, हम एडवाइजरी, प्लानिंग, फिर जैसे जैसे रिजीम में चेंजिंग, टैक्स पॉलिसी में चेंजिंग, हम रियल टाइम में अपडेट करते हैं अपने क्लाइंट को। ये नहीं कहते कि अब साल 2 साल बाद आ रहे हैं, ये हो गया आपके साथ। तो हम इस तरीके से लेके चलते हैं। नहीं तो अभी जो टैक्स की पॉलिसी आ रही है, उसके अंदर जैसे हमारे ताजिर बरादरी जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जो स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत बैठ के क्या ऐसा इकदाम हो, क्या ऐसी चीज़ हो, क्या ऐसी पॉलिसी? सर वो एक वैलिड पॉइंट है जिसपे ताजिर जा रहे हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि FBR जो है वो आकर बैठेगा आपके प्रेमिसेस पे। ठीक है, प्रेमिसेस पे हर बिजनेस के ना कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, कुछ उसका ऐसा कोर स्किल होता है जो वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं करता, वही तो उसका बिजनेस करने का तरीका है। तो क्या वो उनके साथ, वो तो ऐसी बात, एक बंदा आकर बैठेगा तो सिर्फ सिस्टम फोकस थोड़ी करेगा, वो हर एक्टिविटी को देखेगा कि हाउ यू अर्न।
ठीक है। फिर क्या होता है, आपको पता है कि एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है बाइंग की, कि मैं इतना बाय करूंगा तो मुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा, मैं इतना डिस्काउंट ऑफर करूंगा तो मेरा सेल हाई हो जाएगा, वो तो फिर वो भी देख रहा होगा। तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि एफबीआर के प्रेमिसेस पे जो आकर बैठ रहा है तो उनकी प्राइवेसी जा रही है बिजनेस की। इसके अलावा अभी जो नए लॉज पास हुए हैं जिसमें ये कि अगर हाई कोर्ट आपके अगेंस्ट डिसीजन दे देती है तो यू हैव टू पे ऑल द पेमेंट्स। हालांकि आपके पास राइट है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, आप अपील करें, लेकिन आप सारा पे करने के बाद अपील करेंगे और बाद में फिर अगर आप केस जीतते हैं तो आपको रिफंड हो जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स के ऊपर ताजिर जो एहतजाज कर रहे हैं वैलिड पॉइंट है। इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर कब तक के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। काश साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी कि एक आम सा दुकानदार, एक छोटा दुकानदार और एक बड़ा से बड़ी कंपनी, जिस तरह हॉल की बात कर रहे हैं, सैलून की बात कर रहे हैं, जिस तरह कंपनियों की बात कर रहे हैं, तो इस नेट के अंदर क्या लग रहा है आपको कि इसमें सब के सब आ जाएंगे या इसमें कुछ ना कुछ आएंगे, कुछ अभी थोड़ा सा वक्फे के साथ आएंगे, क्या कहते हैं? एफबीआर को अगर आप डायरेक्शन देखें ना, तो वो ग्रेजुअली कर रही है। अभी जो उन्होंने सिस्टम टाइटन अप करना शुरू किया है वो उन लोगों के लिए किया है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है। अगर आप कंसेक्यूटिव एसआरओज देखें तो वो उन्हीं को लेकर जा रहे हैं कि अब आप जैसे फर्स्ट करें, पहले सेल करते थे लोग तो उनकी पेमेंट्स आ जाती थी, अब सिस्टम को बताना है कि पेमेंट कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट आई है, कैश बैंक में आई है तो कौन से बैंक से आई है, मतलब अल्फला से, एचबीएल से, एग्जाम्पल किसी भी बैंक से आई हुई XYZ, ये टाइटन अप कर रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले कोई स्टॉक का फॉर्म नहीं था प्रॉपर, तो इन्होंने अब स्टॉक के फॉर्म को मैंडेटरी कर लिया कि आप स्टॉक भी मेंटेन करके दिखाएंगे। एनेक्चर जे फॉर मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको भी करें। अच्छा, एक काम और किया है एफबीआर ने, इन्होंने इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट बुलाए हैं जिससे ये एक मैन्युफैक्चरिंग का एक एवरेज निकाल रहे हैं कि एक एवरेज इंडस्ट्री एवरेज क्या है। जैसे फर्स्ट करें टेक्सटाइल है तो कितना केजी धागे से कितना मीटर का कपड़ा बनता है, तो एक्सपर्ट को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे, ज्यादा दिखाते थे, इनपुट रॉ मटेरियल ज्यादा दिखाते थे, प्रोडक्शन का खांचे बढ़ नहीं जाएंगे सिस्टम के हिसाब से, तो क्या कह सकते हैं खांचे तो फिर बढ़ेंगे ना, फिर वो सब इसी तरह के बुला के बोलेंगे हम ये करने वाले, तुम ये दिखा दो, वो कर दो, इस तरह भी तो सेटिंग। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो एक इंसेंटिव पॉलिसी भी लेकर आ गए कि डिपार्टमेंट जिस तरीके से ऑर्डर पास करेगा उस पर भी इंसेंटिव पॉलिसी लेकर आए, तो इस तरफ कर रहे हैं कोशिश। और जो डिजिटलाइज कर रहे हैं ना, हर चीज जब सिस्टम के थ्रू होगी, पास ऑन होगी, तो ये खांचे खुद ही बंद हो जाएंगे। आपको पता होगा एक जमाना था मैनुअल, आप कस्टम की बात कर रहे हो शुरू में, तो मैनुअल टाइम में, और अब इन्होंने फेसलेस लेकर आ गए ऑपरेशंस को, तो वो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% एलिमिनेट हो जाएगी, 100% कहीं एलिमिनेशन नहीं होती। कितने परसेंट अभी आप कह रहे सेल टैक्स के अंदर कितने परसेंट रजिस्टर्ड? 6 मिलियन की आपने बात की थी, 6 मिलियन तो इनकम टैक्स फाइलर है। और ये सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड डाटा आई थिंक रिटेलर का 3 to 4 लाख है, जिसको गवर्नमेंट असेस करती है 4 मिलियन पे। गवर्नमेंट के हिसाब से 4 मिलियन लोगों को रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो क्राइटेरिया को मेट करते हैं, तो अभी गैप है बहुत बड़ा। तो इतनी 24 करोड़ 25 करोड़ की अगर आबादी देखें तो उसका अगर देखा जाए तो 5% 10% सनी टैक्स की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों, मतलब ये इसका भुगतान क्यों है, इसके ऊपर कौन सही तरीके से तवज्जो नहीं दे रहा? सर वही वाली बात है ना कि अभी पिछले 5-6 साल में जो ग्रेजुअली इन्होंने फोर्स किया, मुख्तलिफ लॉज बनाए, कहीं पे इन्होंने आपको इंसेंटिव्स दिए फाइलर होने को, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए, कहीं पे इन्होंने स्ट्रिक्ट किया चीज़ों को, कैरेट एंड स्ट्रिक्ट रूल, सजा और जजा का कानून, तो उसकी तरफ से कुछ बेनिफिट हुए, तो कुछ लोग सिस्टम में आए। अगर आप ये देखें तो ये 2014 में 8 लाख लोग थे, तो वो 8 लाख से सफर शुरू होकर 6 मिलियन पे है। आप ये देखें स्टार्ट कहाँ से होकर कहाँ तक पहुंचा है। ओवरऑल पॉपुलेशन में निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये देखें पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 8 लाख लोग। तो फाइलर को आप समझते हैं कि फाइलर को जो है ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही है नॉन फाइलर के मुकाबले में, इस वक्त क्या पोजीशन है? वो इस तरीके से दी जा रही है कि नॉन फाइलर को पेनलाइज कर दिया, मिसाल के तौर पर एक्स्ट्रा टैक्सेस का बर्डन डाल दिया उसके ऊपर, तो वो लोग वो अवॉइड करने के लिए सिस्टम में आ जाते हैं। तो कैसे आए, मतलब अगर वो नॉन फाइलर एक चाहता तो है कि मैं फाइलर बन जाऊँ, लेकिन वो जब इतनी सारी चीज़ें देखता है तो उससे खौफजदा होकर वापस रिवर्स हो जाता है। उसका मसला ही सर वो स्टार्टिंग बात है, गैप, नॉलेज का गैप है, डरा दिया जाता है, नहीं बताया जाता, और हर बंदा अपना एक्सपीरियंस अगले से शेयर कर देता है। हर बंदे का क्राइटेरिया अलग है, उसका टैक्स रिटर्न अलग तरीके से फाइल होगा, और लोग एक चीज से बाहर आए कि आपको सिर्फ फाइलर का स्टेटस नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर फाइलिंग होनी चाहिए। और एक इनकम टैक्स का वकील जिस तरह डराता है लोगों को कि वो क्लाइंट बनाने के लिए, जिस तरह खौफजदा करता है, जिस तरह पुलिस वाले FIA वाले ये सारे के सारे खौफजदा करते हैं कि भाई अगर ये हमारे पास केस आ जाए, इसी तरह अगर आपकी बात कर लूँ तो आप लोग भी जो डरा धमका के वो कहते हैं कि भाई आप फाइलर की तरफ आ जाओ और उसके अंदर ये टैक्स मिलेगा,
ये बेनिफिट मिलेगा क्या आने वाले दौर के अंदर? क्या कोई बहुत खतरनाक चीजें आ रही है कि जो नॉन फाइलर होगा? पहली बात है, हम डरा के नहीं लाते। हाँ, कुछ लोग होते हैं वाकई डरा रहे हैं। एक पुलिस वाले अंदाज की बात ही कर रहा हूँ, जिस तरह आप लोग भी वो क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो उसी कैटेगरी की तरफ भी है। नहीं देखें, बहुत से लोग हमारी फील्ड के, हमारे प्रोफेशनल डराते हैं, क्लाइंट को बहुत डराते हैं, वो समझते हैं डर पे बिजनेस है। गलत है। ठीक है, एक क्लाइंट जब आपसे सर्विस ले रहा है तो आपको उसको पीस ऑफ माइंड देना चाहिए। हम उसको अवेयर करते हैं, आप ये लॉ तोड़ेंगे, ये लफ्जों की बातें कब खत्म होगी? अक्सर 80-90% तो मैं ये सुनता हूँ कि भाई फिर वही खुद ही उसको बोलते हैं लेटर दे, फिर वही खुद ही आके फिर उसको बोलते हैं कि यार इस तरह की चीज़ें, ये ऐसा मसला हल होगा, ये तो ऐसा होगा। ये अमूमन मैंने देखा इस फील्ड के अंदर। क्या हाल है? सही है? देखिए, मैं इसकी एक एग्जाम्पल भी दूंगा और फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे खत्म होगी ये चीजें। आपको याद होगा आपके सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करते हुए पहले रिश्वत दी जाती थी शुरू में, बाद में इसको ऑनलाइन कर दिया गया प्रोसेस को। ऑनलाइन के अंदर डिपार्टमेंट बाहर हो गया, रिश्वत उड़ गई। तो और जैसे आपका कस्टम लाइसेंस लेना होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अब ये ऑनलाइन है, आपको 1 घंटे में मिल जाता है। ठीक है, आपने सिंपल से एक चालान पे किया, यू गॉट इट। तो जब सिस्टमैटिक होंगी चीजें जो हो रही है डिजिटलाइज, तो एलिमिनेशन हो जाएगी ह्यूमंस की बीच से। जब ह्यूमन एलिमिनेट है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं करने के लिए। यानी कि इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा कि कल हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में 5 से 10 साल लग सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये चीज अटेन हो जाएगी कि अब लोग इससे बाहर हैं, हर चीज सिस्टमैटिक है। अच्छे लोग आना शुरू हो गए इस फील्ड के अंदर। यानी पहले भी आप भी इसको एग्री करेंगे कि ये सिस्टम के अंदर डराना बहुत होता था, लोग बड़े डरते थे। तो उसी के हवाले से जाते हुए भी यार उस जगह पे एफबीआर के ऑफिस में जाएंगे नहीं। आप सही कह रहे हैं, लोग इतना डरा के रखते हैं। हमारे पास कोई आता है ना तो वो कहते हैं ये पुराने टैक्स कंसल्टेंट से हम हटेंगे तो वो कुछ कर तो नहीं देगा, ये डर है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप डर रहे हो तो फिर वो कंसल्टेंट आपके साथ क्या फेवरेबल है? कंसल्टेंट का तो काम होता है गाइडलाइन देना ना। मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा कंसल्टेंसी लेने तो मुझे एडवाइस करेगा ना, अगर मैं उसको छोड़ दूंगा मर थोड़ी जाऊंगा। ये खौफ तो नहीं होना चाहिए ना। वो ये खौफ होता है कि आपका बिजनेस मर जाएगा। तो थोड़ा सा ना सारी चीजें चल रही है, एक नए बंदे को मैं दूंगा, वो पता नहीं कैसे कर देगा। क्या इस खौफ को कैसे खत्म किया जाए? कैसे नए पार्टी की तरफ आए? आप उससे क्वेश्चंस करें, आप उससे लॉजिकल भी पूछें, लीगल भी पूछें। आप उससे कहें जो ये बात आप कह रहे हैं पहले मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन करें, देन मुझे लॉ में लिखा हुआ दिखाएं। बस खत्म, सेटिस्फाइड। जब वो उस चीज को लॉजिकली भी आपको समझा देगा और लॉ में भी लिखा होगा तो फिर तीसरी बात क्या है? कैसे किसी कंपनी पे भरोसा किया जाए? मिसाल के तौर पे आपकी ओएमसी चल रही है, ऐसी कई और कंपनियां होंगी, तो उसके अंदर कैसे उसको मॉनिटर किया जाए कि यार ये कंपनी, क्योंकि आजकल एड पे, फेसबुक पे, इसके ऊपर भी सब चीज़ें चल रही है कि भाई इतने में कर लो, इतने में कर लो, इतने में कर लो। तो आदमी वैसे ही बेचारा परेशान होता है, फिर वो उस तरफ जाता है तो फिर और परेशानी के सूरत में बनती है कि यार वो तो 20,000 मांग रहा है, ये 5,000 में कर रहा है, 5,000 के अंदर करवा ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे इसको फोकस किया जाए, कैसे इसको हल किया जाए? एक तो बहुत अच्छा मॉनिटरिंग का तरीका ये है कि उसकी फीस, अगर उसकी लो फीस है तो इसका मतलब उसको मार्केट पे नहीं कर रही, जब भी उसकी फीस लो है, ठीक हो गया, इसका मतलब उसका अप टू मार्क स्किल नहीं है। क्योंकि आप मुझे बताएं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, इसका मतलब है कि वो बड़ी फीस रखे ताकि जो है ना इंप्रेशन तो बड़े, इंप्रेशन अभी पहले बढ़ेगा यार ये वाली फीस। पहले क्लियर कर रहा हूँ ना, जो 20 या 30,000, तो आप तो वैसे ही अपनी कंपनी की जो पॉपुलर कंपनी है उसकी फीस तो वैसे ही बढ़ा रहे हैं कि यार इसकी लो है, इसकी बढ़ाएंगे तो हमारा इंप्रेशन ज्यादा अच्छा है। इंप्रेशन के अलावा सर, क्योंकि उनको लो पे कर रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने फीस रखी है, तो उनका बिजनेस चल भी रहा है, उनके पास क्लाइंट भी है। नहीं तो वो ये कहते हैं यार 10 आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, हमारे पास 10 से कवर हो जाएगा। ये एक मैंने आपको टेक्निक बताया कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट 2-3 हज़ार रुपए पे काम नहीं करता। 2-4 हज़ार की बात नहीं कर रहा मैं, छोटा सा मिसाल दे रहा हूं। अगर वो 50 ले रहा है, वो 10 ले रहा है तो फिर। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना आपको, कि आप बैठ के असेस करें अपने कंसल्टेंट को, उससे क्वेश्चंस करें। जो चीज वो आपको लॉ में भी लिखा हो उसको दिखाना पड़ेगा, लॉजिकली बताना होगा। अगर 10 वाला भी वही बता रहा, 50 वाला भी वही बता रहा, तो फिर 10 वाले की तरफ जाए, फिर 10 वाले की तरफ जाए। अगर वो 50 वाले की बात 10 वाला आपको बता देता है तो ये उसका भी बड़ा कमाल होगा कि अगर उसको 50 वाले की नॉलेज है और वो 10 में काम कर रहा है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो वो तो कहेगा ना मैं स्टार्ट के अंदर आ रहा हूँ तो थोड़ा सा कम रख के रहा हूँ। देखिए अगर उसका स्टार्ट, देखिए एक स्टार्ट जिसका है उसके साथ आप क्यों अपनी कंपनी को रिस्क रखेंगे? कंपनी के अंदर 4 बंदे काम कर रहे, चारों डिवाइड हो गए, बोले यार हम अपनी कंपनियां खोल लेते, 4 कंपनियां खुल गई तो 4 जगह पे प्रॉफिट जा रहा था, वो एक जगह पे प्रॉफिट जाएगा तो वो कहेगा कि यार मैं 40-50 ले रहा हूँ, एक 10,000-15,000 में ही काम शुरू कर दूँ। तो ऐसा भी तो है ना पॉसिबल। नॉर्मली सर ये होता है कंसल्टेंसी के अंदर, ऐसा होता है जो लोग सालों से काम कर रहे होते हैं लोग उन्हें जानते हैं, अगर वो अलग भी होते हैं तो उनके फेस पे वो क्लाइंट्स होते हैं, उन्हें वो पोर्टफोलियो मिलता है। दूसरी बात ये कि बिजनेसमैन को भी थोड़ा सा ये जज करना पड़ेगा कि, और है मैं बताऊं आपको, 2,000 रुपए में भी सेल्स टैक्स फाइलिंग करने वाले लोग हैं, 3,000 में रिटर्न फाइल करने वाले लोग भी हैं। तो क्योंकि आप अपना कंपनी का स्टेक उसके हाथ में दे रहे हैं, तो आप कंपनी का स्टेक 2-3 हज़ार, ये तो खैर हम फीस के डिबेट में चले गए, लेकिन ये हो रहा है।
लेकिन मैं आपको कहूंगा एसेस आपने मैं स्किल पे करना है, मेरे प्राइस पे नहीं सवाल करना मेरे है। सवाल उसी वजह से कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसी के हवाले से मैं जी। बात करूँ। मैं आपको डिफाइन क्यों करूँ, मतलब एक मिसाल है, अगर एक आप अच्छी कंपनी लेकर आए हो तो कम से कम आपके पास उसका जवाब भी तो होना चाहिए ना कि कैसी कंपनी है। वही मैं आपको बता तो रहा मैं हूँ, इसी वजह से वही सवाल आप कर रहा हूँ। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनका पूरा स्टाफ, पूरा ट्रेन, कितना स्टाफ उनके पास है, सपोर्ट कितनी मतलब बड़ी जिसके मिल पास रही है। ज़्यादा स्टाफ है उसके पास आदमी जो क्योंकि ज्यादा स्टाफ होने की वजह यही है कि वो बिजनेस बड़ा है, वरना कैसे ज्यादा स्टाफ रखता। क्या ज़्यादा कंपनी के अंदर ज़्यादा बड़ी कंपनी क्या सर्विस उसी तरह प्रोवाइड करती है, या तो ये कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वो ओन करते हैं, कुछ वक्त के बाद बताएंगे, ये बताएंगे? वो क्लाइंट को ओन करते हैं। हमारा है रैपिड रिस्पांस सिस्टम, हमने कम्प्लीटली ईआरपी करके हमारा बहुत सा काम हमने ऑटोमेट किया हुआ है, और इसका एक रिस्पांस सिस्टम भी है और एक इसका इंक्वायरी सिस्टम भी है कि वो हम इन्वेस्टिगेट भी कर रहे होते हैं कि क्लाइंट को टाइमली चीजें एड्रेस नहीं हो रही हैं, पॉपअप होता है हमारे पास ऑटोमेटिकली। हम इसको पूरा डिजिटलाइज पहले हमने अपने आप को किया, अब हम क्लाइंट्स को बता रहे हैं। वो रिक्वायर्ड था क्योंकि देखिए हम काम अगेन इंसानों के साथ कर रहे हैं, हमारे स्टाफ पे इंसान है, वो गलती भी कर सकता है, भूल भी सकता है, इसलिए सिस्टम्स को कौन ज्यादा अच्छा यूज कर रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, देखिए ये कंसल्टेंसी, जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उससे सवाल करते हैं अपनी बीमारी के बारे में, तो वो जितना अच्छा हमें सेटिस्फाई कर सकता है तो फिर हम उसको चूज कर लेते हैं रिगार्डलेस ऑफ हिज फीस। अगेन कंसल्टेंट को पहले आप अच्छी तरीके से असेस करें, क्वेश्चंस करें, उससे सवाल पूछें कि कैसे होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछें। चलो ये सवाल और जवाब की बात तो मैं आपसे कर ही रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। मैं भी एक क्लाइंट के ऐसे से बात करने लगा हूँ कि मुझे क्या आप लोगों ने इनकम टैक्स के हवाले से या सेल टैक्स के उन कमिश्नर से मुलाकातें की है, उसके अंदर कोई सजेशन दी है उनको, कोई ऐसी बात हुई है क्या? उनके जहनों में कोई खाका है, कोई लचक की सूरत हाल बन सकती है कि ताजिर बरादरी वो सब बैठ सके, फिर ताकि हम एक प्रोग्राम आपके साथ ताजिर बरादरी के साथ भी करें ताकि पता चल सके? हम उन्हें एडवाइजरी दे रहे हैं कि एक तो ये टैक्स स्लैब्स को कम करें, रेट्स आपके बहुत हाई हैं, इसको कम किया जाए। दूसरा एजुकेट किया जाए लोगों को पता चले कि प्रॉपर टैक्स बेनिफिट्स हैं क्या, क्योंकि पता है क्या, वो जो बीच में नॉलेज का गैप कर रहा है ना, वही कमा के जा रहा है। एक और क्वेश्चन मैं आपकी ऑडियंस के लिए छोड़ देता हूँ कि 3,000 रुपए की फाइलिंग, अब बात फीस पे बहुत चली है ना, 3,000 रुपए फीस लेने वाला बंदा जो अकेले काम करता है या उसका एक असिस्टेंट है, वो ज्यादातर 200-300 लोगों को एंटरटेन कर सकता है, मतलब साल के 9 लाख कमाता है, तो वो यूएसए का टूर कैसे कर रहा है? इसका मतलब उसकी आमदनी आपसे किसी और रास्ते से, जो आपको भी पता है, नोटिस आने के बाद सेटलमेंट और वहां से कमा रहा है। तो ये तो प्रैक्टिकल है ना, तो आप भी उसको असेस कर लें, अगर 3,000 रुपए ले रहे तो कमा कहां से रहा है? अच्छा, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे काशिफ, कोई पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल से बिजनेस कम्युनिटी को, एफबीआर को साथ बैठना चाहिए, कंसल्टेंट्स को भी बैठाएं और तीनों मिलकर एक सोल्यूशन पर आए जो विन विन हो सबके लिए। सिस्टम आना चाहिए बट अपने टाइम के साथ, एकदम आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, टाइम दें ट्रेनिंग का, समझने का, और जो टैक्स ये पे कर सकते हैं बहुत आसानी से, उस टैक्स से स्टार्ट तो लें। जब ज्यादा लोग सिस्टम में आएंगे, टैक्स रेट कम होगा, तो भी गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। तो क्या इसी प्लेटफॉर्म से क्या कहते हैं इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ये सेमिनार्स का आगाज करें, तो आप लोग इसके साथ सपोर्ट करेंगे? हमारी सपोर्ट 100% है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके उससे भी जो मतलब यहाँ पर आना चाहे, सेमिनार कंडक्ट, कोई भी एसोसिएशन हमसे ट्रेनिंग सेमिनार करना चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं तो क्या कराची के अंदर या कहीं पाकिस्तान के अंदर इस तरह? हम ऑल ओवर पाकिस्तान सर्विसेज नहीं, वो तो कह रहे कराची पाकिस्तान में ये कुछ इस तरह के सेमिनार्स होना शुरू हुए हैं या नहीं है, क्या कहते हैं? अच्छा, हम ही ने किए हैं। हमने एक दफा मोबाइल डीलर्स को लेकर सेमिनार किया, अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ प्लान कर रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को एक साथ जमा कर लिया जाए, उन्हें बताया जाए आप लोगों के सेमिनार के हवाले से एक खौफ की फिजा है कि यार ये तो वही इनकम टैक्स के या गवर्नमेंट के आदमी हैं जो कहते हैं हम तो प्राइवेट, हम तो आप लोग प्राइवेट हैं, लेकिन जहनों के अंदर जो खाका डिजाइन हो चुका कि यार इनको इन्हीं ने भेजा है कि ताकि एक तो गवर्नमेंट को बुलाएंगे तो वो अवेयरनेस ऐसे करेंगे और एक प्राइवेट फर्म को भी बुला रहे, तो ये सब आपस में अटैच है ताकि ये चाह रहे अपने क्लाइंट्स बनाएं, या किस तरीके से उसको मॉनिटर किया जाए, जिस तरह सेमिनार्स की अगर मैं बात करूँ? हम सिंपल सेमिनार के अंदर आपको एजुकेट और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, क्योंकि लोगों को ना, वही मैंने कहा, नॉलेज का गैप है, हम उस गैप को फिल कर देते हैं। फिर आपने डिसाइड करना है आपने जिससे भी सर्विस लेनी है, वो आपका डिसीजन है, क्योंकि यहाँ जरूरी है, क्योंकि ये मेरी फील्ड है ना। टैक्स सिस्टम अगर प्रॉपर पाकिस्तान में चलेगा तो मेरा डायरेक्ट उस वक्त क्लाइंट बन रहा है या आज से 5 साल बाद बन रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडस्ट्री तो चलनी चाहिए। दूसरा ये ना ऐसा टैक्स सिस्टम आ जाए कि बिजनेस ही लैप्स कर जाए, ये भी इस वक्त थ्रेट है कि आप इतने सख्त सिस्टम ना बनाएं कि बिजनेस ही टूट जाए, बिजनेस करना ही मुश्किल हो जाए। तो बिजनेस नहीं तो फिर हम देख रहे कि इस वक्त जो सिंध के सिचुएशन है, पंजाब के हवाले से माशाल्लाह काम इंप्रूवमेंट हो रही है, पंजाब सिंध के अंदर थोड़ा सा काम डिस्टर्ब है, तो इस तरह के सिस्टम बनाने से सिस्टम कोलैप्स तो नहीं होंगे? मतलब आप क्या कहते हैं? मुझे तो नजर आ रहा है थोड़ा सा कोलैप्स भी, अगर रियल टाइम पे बिजनेसमैन भी इस चीज को लेके ना बैठे ना, क्योंकि देखें ना, आप कोलैप्स में बताता हूँ कैसे होगा। एक जनरल स्टोर है छोटा सा, ठीक है,
वो सिस्टम सही इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, उसको 5 लाख की पेनल्टी लगी, सील हो गया। और ये पेनल्टी तो ऐसी रिवर्सेबल ही नहीं है। अब बताएं, वो 5 लाख पे करेगा तो फिर वो स्टॉक कहां से लाएगा? दूसरी गलती करता है 1 मिलियन। तो अगर ऐसे ही पेनलाइज होता रहे, गवर्नमेंट को तो शायद रेवेन्यू नजर आ जाए शॉर्ट एंड में कि बहुत सारे पैसे आ गए, 1000 लोगों को पेनल्टी लग गई, हमने 50 करोड़ ले लिए। लेकिन जो बिजनेस खत्म हो रहे हैं, अल्टीमेटली जब बिजनेस रहेगा ही नहीं तो ना कंसल्टेंट ने रहना है, ना एफबीआई ने रहना है, ना पाकिस्तान ने रहना है, जब बिजनेस ही नहीं है ना। बिजनेस ही इकोनॉमी के ऊपर मुल्क चलता है। तो बिजनेसमैन को सीरियस लेना चाहिए लोगों को, क्योंकि दुनिया भर में बिजनेसमैन ही तो हैं जो मुल्क चलाते हैं। बिजनेसमैन को सीरियस रहना चाहिए, गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए। गवर्नमेंट सीरियस होकर बिजनेसमैन को सीरियस ले, बिजनेसमैन को नहीं कह रहा, मतलब बिजनेसमैन को सीरियस ले गवर्नमेंट, उनके इश्यूज को, उनके कंसर्न्स को सीरियस ले। नहीं तो अभी स्ट्राइक की तरफ भी कॉल आ रही है कि भाई इस तरफ स्ट्राइक करने के बजाय मेरे ख्याल से बैठ के बात करनी चाहिए। स्ट्राइक भी कर लें, क्या कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन कर लें। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर बैठाने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं तो फिर क्या करें? वे गवर्नमेंट को बिजनेस हैंड ओवर कर दें, चला लें आप इस सिस्टम के थ्रू। गवर्नमेंट भी थोड़ी सी अक्ल करे ना, तो ये बैठना पड़ेगा फोरम से। अब आपको अपने जो आपके जो प्रेशर जो ग्रुप्स हैं, जो यूनियंस हैं, वो पहले एक पेज पे खुद आए सारे, फिर वो जाके उनसे बात करें। ठीक है काशिफ, आपकी बात बड़ी अच्छे तरीके से आपने हमारे नाज़रीन को समझाने की कोशिश की, बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक्त दिया और हमारी कोशिश है, नाज़रीन आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमारी कोशिश थी कि हम टैक्स के हवाले से वो तमाम अवेयरनेस जो आवाम को हम दे सके, बिलखुसूस कराची पाकिस्तान जहाँ भी हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा, उनको हम ये ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सके कि आने वाला दौर जो है टैक्स के हवाले से बड़ा पेचीदा भी है और इसमें ताजिर बरादरी भी बड़ी परेशान है। मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर दोनों लोग जो है आपस के अंदर मुल्क के हवाले से, हुकूमती हवाले से और सारे ताजिर बरादरी और जितने भी अच्छे, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको सबको एक साथ जमा करके और इसका हल निकाला जाए तो इसका मसले का हल हो सकता है। ताकि हर बंदा ये चाहता है कि हम टैक्स दें और बिल्कुल अच्छे तरीके से वो टैक्स देना भी चाहता है, लेकिन उसके तरीक़ेकार के अंदर जो एक डिस्टर्बिंग आ रही है, उस डिस्टर्बिंग को ख़त्म करके एक ऐसा लाइमा अमल तैयार किया जाए कि हर शख्स जो है खुश असलूबी के साथ अपना टैक्स भी दे और अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपने अहम तरीन किरदार को अदा करे। क्योंकि इस वक्त जो है हमें हमारे मुल्क को जो हालात है, जंग के हालात जो चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और हर शख्स जो है इसके अंदर एक जज्बा रखता है, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा जवान, बूढ़ा, औरतें, लेडीज़, हर शख्स जो है अपने पाकिस्तान के लिए उसका दिल उसी तरह धड़कता है और उसी तरह अपने वतन से मोहब्बत के साथ उस इक़दाम की तरफ गामज़न है कि अगर खुदा न खास्ता इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ आती है तो ये सारे के सारे लोग, ये पूरी अवाम 25 करोड़ के अवाम जो है अपनी फ़ौज के साथ उसी तरह शाना बशाना खड़ी हुई है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की फ़ौज हो या कोई भी लोग हो, उनके साथ हमारे ये सारे जो जज्बे हैं, वो सारे ख़यालात हैं, वो सारी उमंग हैं, वो सारी मोहब्बतें, वो सारा प्यार जो है एक साथ हम सब अपने इस फ़ौज के साथ खड़े। अगर खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी आफत आई, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये वतन जो है उस कलमे के नाम पर वजूद में आया, रमज़ानुल मुबारक के नाम पर वजूद में आया और इसका रुख जो है क़िबले की तरफ है। इस मुल्क को कोई भी आँच नहीं आएगी और यहाँ पर बसने वाला हर शख्स अपने वतन से मोहब्बत करता है। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है एक खुशहाल पाकिस्तान लेकर आएगा और ये जो हालात है इस हवाले के हिस्से में यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इस हालात को आसानी के साथ हल करे, आफ़ियत वाले मामले करे और आसानी वाले मामले करे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को, वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।